है इस्लाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नागपुर की एक तहसील रामटेक में, रामटेक के मकाम मनसर में। ये मेरे पीछे आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं, दरअसल ये एक आर्कोलॉजिकल साइट का दरवाज़ा है, जिसे मनसर आर्कोलॉजिकल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत पुराना स्थल है दोस्तों। कहते हैं कि ईसा से भी 2 शताब्दी पहले का स्थल है और यहाँ पर वो सभ्यताएं हैं, मौर्य काल की सभ्यताएं हैं, सातवाहनों की सभ्यताएं हैं और उसके बाद वाकाटक पीरियड के भी अवशेष यहाँ पर मौजूद है। अंदर क्या क्या है हम चलकर देखेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या क्या इसमें मौजूद है। मैं आपको एक बात और बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसकी दूरी लगभग नागपुर से 40 किलोमीटर दूर है। अगर आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नहीं देखा है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उस तरीके की चीज़ उत्खनन का काम यहाँ पर हुआ है। इसको आप आकर देख सकते हैं। टिकट शुल्क यहाँ पर अंदर आने का 25 रुपये है। 15 साल के बच्चों तक को कोई टिकट नहीं लगता है और हर रोज़ ये खुला होता है। आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या मौजूद। दाखिल हो चुके हैं इस आर्कोलॉजिकल पार्क में। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए वो ऊंचाई पर, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर नज़र आता है। दरअसल इस 350 एकड़ के स्ट्रक्चर को चारों तरफ से सिक्योर करने के लिए एक बैरूनी दीवार बनवाई गई थी। वो दीवार ये है दोस्तों। इस जगह के बारे में मैं आपको बता रहा था कि बहुत से इतिहासकार इसको नागार्जुना टेकरी के नाम से जानते हैं और बहुत से इतिहासकार इसको हिडिंबा पहाड़ियों के नाम से याद करते हैं। हिडिंबा के बारे में अगर हम देखें भारतीय इतिहास में, तो ये वो लेडी है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये भीम की वाइफ थी। आपने इसका इतिहास महाभारत में देखा होगा। इससे भीम का एक बेटा भी था। मैं उस इतिहास में अभी ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ। हम चलेंगे इस 350 एकड़ के विशाल पार्क को देखने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरी इस अदा पे प्यार आता है, मेरे इस चैनल से मोहब्बत है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये कीमती प्यारा वीडियो जो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। आइए मेरे साथ, हम चलते हैं मनसर आर्कोलॉजिकल पार्क की ओर। ये देखिए आपके सामने जो विशाल एक मकबरा दिखाई दे रहा है। दरअसल इसके चारों ओर एक दूसरी दीवार, अभी तक हम आपको एक दीवार दिखा रहे थे, ये एक दीवार है जो इसके चारों ओर है। और ये देखिए उस ज़माने में, आप सोचिए कि कितने एडवांस थे वो लोग कि 2 दीवारों के बीच में पानी निकलने के लिए उन्होंने एक नाली भी बनाई थी। आप देखिए कि बरसात का पानी किस तरीके से यहाँ से ड्रेन हो जाया करता होगा। आइए चलते हैं हम अंदर। देखिए, ये देखिए आपकी नज़रों के सामने ये जो विशाल इमारत नज़र आ रही है, इसके बारे में इतिहासकारों में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अलग अलग ख़यालात हैं। मैं कोशिश करूँगा सब कुछ आपको इस एपिसोड में बताऊँगा। ये कब बनी, कैसे बनी और किसने इसको बनाया। दरअसल इस क्षेत्र में पर अगर हम नज़र डालें तो कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर निर्माण कार्य जो शुरू हुआ वो सातवाहना के समय में शुरू हुआ। दरअसल सातवाहना के शासन के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो उनके शासन की शुरुआत ईसा से लगभग 60 साल पहले मध्य भारत में होती है और ये स्थान उनका एक प्रमुख स्थान कहलाता है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अधिकतर निर्माण जो हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि वो वाकाटक पीरियड में हुआ है। हम चलेंगे अंदर और गौर से देखेंगे। उसके पहले मैं आपको इतिहास में लेकर जाना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। दरअसल दोस्तों, सातवाहना शासन काल में गौतमी पुत्र सातकर्णी जो बहुत ही बड़ा शासक था, कहते हैं कि उसका शासन अरब सागर से लेकर बंगाल सागर के बीच के भूभाग पर पूरी तरीके से कायम था। उसके बाद
ये भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा युद्ध कन्हान नदी के किनारे, जिसको वैनगंगा की सहायक नदी के नाम से जाना जाता है, उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा युद्ध सातकर्णी यानी सातवाहना शासकों और कलिंग के खरावेल शासक के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सातकर्णियों को शिकस्त हुई थी। इसके बाद जब शासन शुरू होता है वाकाटक पीरियड। जी हाँ दोस्तों, वाकाटक पीरियड के बारे में कहा जाता है कि विंध्याशक्ति नामी एक ब्राह्मण इस शासक का बानी था वाकाटक। उसके बाद उसका बेटा परवर सेना होता है। परवर सेना के बाद उसका बेटा रुद्र सेना फर्स्ट होता है। रुद्र सेना के दरअसल 4 बेटे होते हैं। 4 बेटों रुद्र सेना की मौत के बाद उसके 4 बेटे आपस में पूरे शासन को, पूरे राज्य को बांट लेते हैं। और इस इलाका, यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर पर एक जगह है जिसे नगरदन कहते हैं, जिसका पुराना नाम नंदीवर्धन था दोस्तों। वहाँ पर रुद्र सेना का बेटा परवर सेना फर्स्ट अपना शासन चलाता है। परवर सेना के बाद रुद्र सेना सेकंड का शासन काल आता है। रुद्र सेना सेकंड दरअसल दोस्तों ये वो शासक है जिसकी शादी, जिसका विवाह कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी अर्थात विक्रमादित्य की बेटी प्रभावती गुप्ता के साथ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्रभावती गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि वो वैष्णव पंथ की अनुयायी थी, जबकि रुद्र सेना वगैरह ये शैव पंथ के अनुयायी थे। जी हाँ दोस्तों, और कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि रुद्र सेना के बेटे परवर सेना फर्स्ट ने इस स्थान की, इसको एक वैष्णव मंदिर के तौर पर इस जगह का निर्माण करवाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार इससे बिल्कुल अलग राय रख सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये एक बौद्धकालीन विश्वविद्यालय है। जी हाँ दोस्तों, बौद्धकालीन विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर जिस तरीके से नालंदा में, विक्रमशिला में, तक्षशिला में बौद्धकालीन विश्वविद्यालय थे, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ से लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया करते थे। मैं बात कर रहा था परवर सेना फर्स्ट की, उसके बेटे रुद्र सेना सेकंड के बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु अचानक हो गई थी। उसके मरने के बाद उसके 2 बेटे थे, दामोदर सेना और दिवाकर सेना। द्वारका सेना का कहते हैं कि उसका भी निधन बहुत जल्दी हो गया था। उसके बाद उसके बेटे दामोदर सिन्हा नंदीवर्धन के तख्त पर बैठता है और इस इलाके में अपना राजपाट चलाता है, जिसे परवर सेकंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी नगरधन होती है। और वो इस इलाके में काफ़ी निर्माण कार्य करवाता है। दोस्तों हम चलेंगे, अंदर देखेंगे। आप मेरे सामने देखिए, ये कुछ पिल्लर आपको नज़र आ रहे हैं। ये सामने जो मेरे पिल्लर नज़र आ रहे हैं, इनकी कुल संख्या 24 है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शायद किसी किस्म का बाज़ार वगैरह यहाँ लगता रहा होगा, ये उसकी याद दिलाते हैं। लेकिन अगर हम मोहनजोदड़ो की पिक्चर्स देखें तो वहाँ पर भी इस तरीके के पिलर्स दिखाई देते हैं। आप देखिए, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस तस्वीर से और इस जगह को। आप देखने की कोशिश कीजिए, इस तस्वीर और इसमें आप कंपेयर कीजिए, दोनों में किस तरीके से सिमिलर है। मोहनजोदड़ो से काफ़ी कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है। उसके बाद परवर सेना सेकंड जो होता है, उसका बेटा नरेंद्र सेना का राज यहाँ पर स्थापित होता है। ये कैसे बर्बाद हुआ, ये कैसे तबाह हुआ, यहाँ से इंसानों के निशान कैसे मिट गए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके पहले आइए हम चलते हैं, देखते हैं इस इमारत को। आइए, ये देखिए आप, यहाँ पर हम चलने की कोशिश करते हैं इस विशाल
इमारत का विशाल प्रांगण देखिए, चारों तरफ ये कितना विशाल है। आप अगर ये सोचते होंगे, इन ईंटों को देखकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ब्रिक्स वर्क बहुत मॉडर्न लगता है, दरअसल दोस्तों मैं इराक भी गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को मैंने देखा है अच्छे से। वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की सिमिलर ब्रिक्स का वर्क था। ये देखिए, ये ईंटें कितनी बड़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इन ईंटों को देखिए, कितनी बड़ी और कितनी मजबूत ईंटें हैं जो बनाई गई थी। कहते हैं कि ईसा से भी 50 साल लगभग पहले। आइए मेरे साथ, देखिए यहाँ पर देखिए इसकी बैरूनी दीवारों पे किस तरीके से एक वर्क करने की कोशिश की गई है। ये इसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए कितनी गोलाई से, यहाँ पर देखिए ईंटों को कितनी गोलाई से तराशा गया है। आइए हम चलते हैं। ये देखिए हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर पर दरअसल पहुंच चुके हैं। इसके बारे में कहा जाता था कि ये पहले महल था। जी हाँ, वाकाटक का महल हुआ करता था, लेकिन बाद में एक दौर ऐसा भी आया कि इसको एक विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया। आइए देखते हैं ऊपर से किस तरीके से ये दिखाई देता है। ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ दिखाने की कोशिश करें। ये इस तरीके के कक्ष, चारों तरफ छत नहीं है। आप सोचिए कि छत ना होने की क्या वजह होगी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में जो छत रही होगी वो घास फूस की इस तरीके की छत यहाँ पर डाली जाती होगी। इस तरीके के कक्ष इस इमारत के चारों तरफ हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक एक कक्ष बौद्ध भिक्षुओं के कक्ष हुआ करते थे, जहाँ से पे वो ध्यान में लीन रहा करते थे। आइए ये देखिए, ये कितना विशाल है, कितना बुलंद है। मैं कैमरामैन को फिर कहूँगा कि वो आगे की तरफ जाए, दिखाए, इसकी बुलंदी को दिखाए। देखिए कितना बुलंद है, और टॉप पर जाए, टॉप से चारों दिशाओं के बारे में दिखाए। देखिए ये कितना इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई है। देखिए इन सीढ़ियों से आप एकदम ऊपर आ सकते हैं। यहाँ से इस इमारत कि ये हिस्सा जो है वो सबसे बुलंदी पर है। कैमरामैन को कहूँगा कि मैं उस तरफ दिखाए। देखिए ये कहते हैं इसके बारे में कि ये बाजार था, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हुआ करती थी। और ये जो सारे आप कक्ष देख रहे हैं सेपरेट, ये अलग अलग भिक्षुओं के कक्ष हुआ करते थे जब वो यहाँ पर बैठकर तालीम हासिल करते थे। आइए इस जगह के बारे में देखिए, चारों तरफ इस तरीके के कक्ष बनाए गए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि करीब आए, दिखाए, इस तरफ भी दिखाए। ऊपर से आप देखिए इसका ये दृश्य देखिए,
भिक्षुओं के लिए इस विश्वविद्यालय में चारों तरफ कक्ष हुआ करते थे। यहाँ पर अलग अलग वक्त में कई शासकों ने काम किया है। अगर नंदीवर्धन की बात करें तो इस तरफ लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर नंदीवर्धन है, और वो सामने दूर पहाड़ियों में गढ़ का ऐतिहासिक किला है जिसे रघुजी सेकंड ने बनवाया था। इस तरफ अगर नज़र डालें तो मनसर का वो ऐतिहासिक तालाब है। कहते हैं सभ्यताएं पानी के किनारे ही जन्म लेती है, शायद पानी का वही सोर्स उस ज़माने में भी रहा होगा। आइए देखते हैं, आपके दिमाग में ये अभी ख्याल होगा कि ये किस तरीके से बर्बाद हुआ, कैसे तबाह हुआ। दरअसल दोस्तों, बस्तर के राजा भावदत्त वर्मन ने कहते हैं कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त अटैक किया था, ज़बरदस्त हमला किया था और इस पूरे इलाके को जीत लिया था। उनकी जीत में के बाद कहते हैं भावदत्त वर्मन ने इस पूरे इलाके को जलाकर खाक कर दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बस्तर के राजा भावदत्त वर्मन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस पूरे स्थान को तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का ये मत है कि ये एक बौद्धकालीन विश्वविद्यालय है। जिस तरीके से बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, पंजाब में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विद्यालय उत्तर भारत में हुआ करता था, उसी तरीके से मध्य भारत में मनसर में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस स्थान पर एक बड़ा बौद्धकालीन विश्वविद्यालय था जिसके अवशेष आप देख रहे हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये विश्वविद्यालय ईसा से लगभग 500 साल बाद तक कायम था। आप जाए नहीं, अगली किश्त में हम इसी प्रांगण में इस 350 एकड़ के दायरे में मौजूद दो ऐतिहासिक चीज़ें और हैं। एक बहुत बड़ा स्तूपा है, जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर नागार्जुना के अवशेष हैं, और उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ से बौद्ध की लगभग 2700 से अधिक मूर्तियाँ खुदाई में निकली हुई थी। आप अगले एपिसोड का हमारे साथ इंतज़ार करें, हम चलेंगे उस स्थान पर जहाँ जिसको नागार्जुन टेकड़ी के नाम से जाना जाता है। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, मनसर, नागपुर।